नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा इनके झूठ का उद्देश्य केवल राजनीतिक। राहुल पर विदेश में देश का नाम खराब करने का लगाया आरोप। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। रविशंकर प्रसाद ने कहा, महाकुंभ हादसे में आ रही है साजिश की बू। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थमा, सभी दलों ने झोंकी ताकत। 5 फरवरी को सभी 70 सीटों के लिए मतदान, 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। बांग्लादेश और म्यांमार से भारत में हुए अवैध घुसपैठ ने दिल्ली के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ताने बाने पर डाला प्रभाव। जेएनयू की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। वसंत पंचमी पर प्रयागराज महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान संपन्न, उमड़ा जनसैलाब। साधु संत और सन्यासियों के साथ करोड़ों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। संसद में बजट सत्र के आज तीसरे दिन दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। लोकसभा में भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने चर्चा की शुरुआत की। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि पीएम मोदी को देश की माटी से प्यार है, वो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत कष्ट हो रहा है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं होने दिया। दिल्ली में लाखों लोग हैं, ज्यादातर वो लोग हैं जो पूर्वांचल से आए हैं। यदि दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार लागू हो जाने देती तो दिल्ली के लाखों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिल जाता। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए बीजेपी सांसद किरण चौधरी ने कहा कि विकसित भारत का सपना भारत के हर नागरिक का सपना है। उन्होंने कहा कि सरकार 2027 तक भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रही है। विकसित भारत इज नॉट जस्ट अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट इज अबाउट ब्रेकिंग द चेन्स ऑफ डिपेंडेंस, achieving modernization and ensuring that our political, economic and social progress go hand in hand. And this is the dream of every citizen in India today. Viksit Bharat is a profound reflection of the dreams of the sages and visionaries such as Swami Vivekananda. Indian economy now records a steady credit growth. Banks post higher profitability and lower NPAs. And by 2047, sir, we envision India as a 30 trillion economy, the third largest in the world. And this is not just about GDP. It's about creating a society that values equity, sustainability and innovation. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी दलों पर सनातन के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि महाकुंभ हादसे में साजिश की बू आ रही है। उन्होंने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राष्ट्रपति जी ने जो कुंभ में महान आयोजन चल रहा है उसकी भी चर्चा की है। कल रात तक खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। दुख भी प्रकट किया जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। ये कुंभ का नाम सुनते और सनातन का नाम सुनते उनको परेशानी क्यों हो जाती है, क्या हो जाता है? जिस तरह से और एक बात मैं इस सदन में साफ साफ करना चाहता हूं
सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये आप जान लीजिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान करना कांग्रेस की परंपरा है और ये उनके राजनीतिक डीएनए में है। माननीय राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के साथ जो टिप्पणी की गई वो नई बात नहीं है, ये इनकी परंपरा में है, ये इनका पॉलिटिकल डीएनए है, ये उनकी परंपरा बन गई है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, इसलिए मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, फखरी अली अहमद, जैल सिंह और प्रणब मुखर्जी और अब माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, ये समझना बहुत जरूरी है। विपक्ष के गुणी नेता का एक वक्तव्य देखा, हम संविधान बदलना चाहते हैं, वो संविधान बदलने नहीं देंगे। कौन कह रहा है बदलने की बात है? ये तो आप 2 साल से 3 साल से आलाप कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कहूंगा, संविधान बचाने की बात करते हैं तो पहले संविधान के संरक्षक राष्ट्रपति का सम्मान करना सीखिए, ये मैं कहना चाहता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ भी नयापन नहीं है। I heard the president's address and I listened to it, and I must say I struggled through the president's address to maintain my attention on what was being said, because I had heard pretty much the same president's address the last time and the time before that and the time before that. And it was the same laundry list of things that the government has done. I am being critical about what is being said. And I am saying that this is not the type of president's address that should be delivered. Well, the question came to my mind, what type of address would an India Gathbandhan government deliver? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संसद में राहुल गांधी के बयान का खंडन करते हुए अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिसंबर 2024 में मेरी अमेरिका यात्रा के बारे में जानबूझकर झूठ बोला। मैं बाइडेन प्रशासन के राज्य सचिव और एनएसए से मिलने गया, साथ ही हमारे महावाणिज्य दूत की एक बैठक की अध्यक्षता करने के लिए भी गया। मेरे प्रवास के दौरान एनएसए नामित होने वाले सदस्य ने मुझसे मुलाकात की। किसी भी स्तर पर प्रधानमंत्री के संबंध में किसी निमंत्रण पर चर्चा नहीं की गई। ये सामान्य ज्ञान है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे आयोजनों में शामिल नहीं होते हैं। वास्तव में भारत का प्रतिनिधित्व आमतौर पर विशेष दूतों द्वारा किया जाता है। राहुल गांधी के झूठ का उद्देश्य राजनैतिक हो सकता है, लेकिन वो विदेशों में देश को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सदन में चीन पर दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। लोकसभा सांसद राजकुमार चाहर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें भारत का अपमान करने की आदत है। इसी मुद्दे पर लोकसभा सांसद राजकुमार चाहर से डीडी न्यूज के संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने खास बातचीत की। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हाउस के अंदर इस तरह का बयान, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि नेता प्रतिपक्ष जो होता है वो विपक्ष का एक चेहरा होता है और आवाज़ होती है और एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद पर बैठकर आप बेबुनियाद बातें करेंगे, बिना आंकड़े की बात करेंगे, बिना तथ्यों की बात करेंगे, आरोप लगाएंगे। और सबसे बड़ी आज जो राहुल गांधी जी की, जिसके लिए मैं निंदा भी करना चाहता हूँ, चाइना का गुणगान उन्होंने किया। लगातार चीन, लगातार चीन, लगातार चीन, ऐसे लग रहा था कि चीन का कोई ब्रांड एम्बेसडर आज भारत में पार्लियामेंट में बोल रहा है। मैं समझता हूं कि आज तथ्यों से बिल्कुल दूर और एक नई स्क्रिप्ट शायद किसी ने तैयार की है, उस पर उन्होंने आज वो अपनी उस तैयारी में लगे रहे। लेकिन चाइना का गुणगान, बांग्लादेश का गुणगान, यूएस का गुणगान, तो अन्य देशों का गुणगान करने के लिए आज मैं राहुल गांधी का चेहरा देखा। ये एक अच्छा साइन नहीं है एक विपक्ष के नेता के लिए। अरे अपने आप और महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आप जवाब दे रहे हो। आप महामहिम राष्ट्रपति के ऊपर आप एक तरह से उनको, महामहिम राष्ट्रपति जी को आप कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हो। ये एक्चुअली मैं राहुल गांधी की एक, जैसे कहते हैं ना, एक बौखलाहट,
एक घबराहट, एक अजीब प्रकार का उनका रूप बन गया है कि वो बिना सत्ता के रह नहीं पाते। तो आज वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि ओबीसी चेहरे, आज वो ओबीसी की बात कर रहे हैं। ओबीसी चेहरे के रूप में आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूरी दुनिया आज देख रही है किस प्रकार का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। वहीं पर आप SC ST की बात कर रहे हैं। आप गिनाओ ना कि आपकी पार्टी ने कितने ST MP लड़ाए, कितने OBC लड़ाए। लेकिन सर चाहर साहब, एक बड़ा आरोप जिस तरह से सत्ता पक्ष में लगाया कि जो SC ST और OBC से आते हैं, जो MPs हैं या मिनिस्टर्स हैं, उनका बोलने का राइट नहीं है, ये एक बड़ा आरोप अगर नेता प्रतिपक्ष के तौर पे कहा जाए तो लगाया गया। देखिए, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी से ज्यादा बेबुनियाद बातें कोई नहीं कर सकता। केवल आरोप लगाना, कुछ भी बोल देना पार्लियामेंट के अंदर। आप RSS की बात कर रहे हो, क्या जानते हो RSS के बारे में? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मोहन भागवत जी का नाम लिया। हाँ, तो मोहन भागवत जी का, तो मोहन भागवत जी ने क्या कहा है? मोहन भागवत जी क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? सीखो ना भाई, कभी RSS की शाखा में जाके सीखो किस प्रकार के देश के लिए बलिदान करने वालों की एक फौज है, कैसे भारत का निर्माण करने के पीछे उनकी एक सोच खड़ी हुई है। ये राहुल गांधी का चेहरा है, ये कांग्रेस पार्टी का चेहरा है, ये सनातन विरोधियों का चेहरा है, और ये दूसरे देशों के, मैं कह सकता हूं, ये दूसरे देशों के हाथों में खेलने वाला भाषण था आज उनका। लोकसभा के वरिष्ठ सांसद राजकुमार चाह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इस तरह का स्टेटमेंट देना कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष के को सवालों में खड़ा करता है। अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज, दिल्ली। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार का शोर थम गया है। अब 5 फरवरी को 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राजधानी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। 699 उम्मीदवारों में 603 पुरुष और 96 महिला उम्मीदवार इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। बांग्लादेश और म्यांमार से भारत में हुए अवैध घुसपैठ के राजधानी दिल्ली पर पड़े प्रभाव को लेकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कहा गया है कि अवैध घुसपैठ ने दिल्ली NCR के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ताने बाने को बदल दिया है। दिल्ली में अवैध प्रवासी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण नामक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध घुसपैठ ने दिल्ली NCR के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ताने बाने को बदल दिया है, जिससे मुस्लिम आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। JNU की रिपोर्ट विस्तार से बताती है कि कैसे अवैध रूप से बसने वालों की इस आमद ने न केवल शहर की जनसांख्यिकी को बदल दिया है, बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था को बाधित कर दिया है, संसाधनों पर दबाव डाला है और इसमें आपराधिक नेटवर्क को भी बढ़ावा दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के राजनीतिक संरक्षण ने अनिर्दिष्ट बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की लगातार आमद को यहां बसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश की प्रगति के तीसरे इंजन विकास में निवेश के तहत बजट में लोगों में निवेश की बात कही गई। इसके तहत देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना, जीवन रक्षक दवाओं के सीमा शुल्क में छूट के साथ ही मेडिकल शिक्षा में सीट बढ़ाने का प्रावधान किया गया। वहीं मेडिकल टूरिज्म के लिए वीजा में आसानी से देश में चिकित्सा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। देखते हैं एक हेल्थ सेक्टर के बजट पर खास रिपोर्ट। बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 99,858 करोड़ 56 लाख रुपए का बजट आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत अगले 3 वर्षों में देश के सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। विशेष रूप से कैंसर, असाधारण और दूसरे गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। 6 जीवन रक्षक दवाओं को 5% रियायती सीमा शुल्क वाली दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। बजट में विशेष रूप से कहा गया है कि औषधि कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले रोगी सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत विशिष्ट औषधियां बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट प्राप्त हैं, बशर्ते दवाओं की आपूर्ति रोगियों को निःशुल्क की जाए। बजट में 13 नए रोगी सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के साथ साथ 37 अन्य दवाओं को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है।
देश में स्वास्थ्य शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए आगामी वर्ष में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। वहीं अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम के तहत पौष्टिकता सहायता के लागत मानकों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। ये कार्यक्रम देश भर में 8 करोड़ से ज्यादा बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है। बजट में क्षमता निर्माण और वीजा नियमों में ढील देने की घोषणा की गई है। इससे मेडिकल टूरिज्म के लिए आसानी से वीजा मिलेगा और देश में निजी क्षेत्र के सहयोग से चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर जनवरी में 6 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। निर्यात में करीब 14 वर्षों में सबसे तेज वृद्धि इसकी मुख्य वजह रही। एक मासिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई। मौसमी रूप से समायोजित HSBC इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक यानी कि PMI जनवरी में 57.7 रहा, जो दिसंबर में 56.4 था। फरवरी 2011 के बाद से नए निर्यात ऑर्डर में सबसे तेज वृद्धि से इसे समर्थन मिला। PMI के तहत 50 से ऊपर सूचकांक होने का मतलब उत्पादन गतिविधियों में विस्तार है, जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा संकुचन को दर्शाता है। HSBC के मुख्य भारत अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी के मुताबिक घरेलू और निर्यात मांग मजबूती की वजह से नए ऑर्डर में वृद्धि को समर्थन मिला। वस्तु उत्पादकों ने नए ऑर्डरों में पर्याप्त वृद्धि का श्रेय बेहतर घरेलू मांग और अंतर्राष्ट्रीय बिक्री में वृद्धि को दिया। इसके बाद भारत में विनिर्माताओं ने उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना जारी रखा। ये वृद्धि अक्टूबर 2024 के बाद से सबसे तेज है। करीब 32% कंपनियों ने वृद्धि का अनुमान लगाया है। कीमतों के मोर्चे पर लागत दबाव 11 महीनों में सबसे कमजोर स्तर पर पहुंच गई, लेकिन मांग में तेजी के कारण बिक्री मूल्यों में मजबूती से वृद्धि हुई। रोजगार मिलने के मामले में साल 2025 की शुरुआत सकारात्मक रही है। जनवरी महीने में कार्यालय भूमिकाओं के लिए भर्ती गतिविधियों में 4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, औषधि और बीमा क्षेत्रों में सबसे अधिक भर्ती देखी गई। Naukri.com द्वारा जारी नौकरी जॉब स्पीक सूचकांक के अनुसार FMCG क्षेत्र में 16%, बीमा क्षेत्र में 15% और औषधि क्षेत्र में 11% की वृद्धि हुई है, जबकि आतिथ्य क्षेत्र में भी 8% का इजाफा हुआ है। हालांकि IT क्षेत्र में भर्तियां स्थिर रहीं। Naukri.com के मुख्य कारोबारी अधिकारी पवन गोयल ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल की शुरुआत उत्साहजनक रही है। राजस्थान का प्रदर्शन भी शानदार रहा, जहां जोधपुर और उदयपुर ने 35% और 32% की वृद्धि दर्ज की। चाइल्ड एजुकेशन सोसाइटी द्वारा तीसरे विद्या उत्सव का आयोजन किया गया। नई दिल्ली के मोनेक्शो सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में चाइल्ड एजुकेशन सोसाइटी के वरिष्ठ अधिकारियों ने और साथ ही शिक्षक व AI तकनीक के एक्सपर्ट्स भी शामिल हुए। कार्यक्रम में AI तकनीक का उपयोग करके शिक्षा को और सरल और सुगम बनाने को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में शिक्षा व्यवस्था में तकनीक के साथ ही शिक्षकों के महत्व को बताया गया। देश भर से आए शिक्षकों ने एक्सपर्ट से वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था और तकनीक के उपयोग को लेकर अपनी शंकाओं का समाधान किया। पूरी दुनिया में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, इसमें सबको ये डर है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहीं लोगों की नौकरियां ना चली जाएं या कैसे ये इस्तेमाल होएगा, और अभी भी दुनिया में कोई गाइडलाइंस आई नहीं है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है हमारी सोसाइटी की कि लोगों को एजुकेट करा जाए कि स्कूल्स में कभी भी टीचर की जॉब कभी रिप्लेस नहीं हो सकती, बट वो और आसान कैसे हो सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से।
70 से 80% बच्चों के पास स्मार्टफोन है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें से 70 से 80% उसको सोशल मीडिया के लिए यूज़ करते हैं, बट लर्निंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए हमारे लिए बड़ा चैलेंज है कि हम इन बच्चों को स्मार्टफोन से पढ़ाएं कैसे, और उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस तरह की डिस्कशंस करें जैसे कि आज हुई है, और हम अपने टीचर्स को तैयार करें ऐसी चीज़ों के लिए, उनकी अपनी ट्रेनिंग करें ताकि वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी अपने बच्चों को एनेबलर बन सकें, उनको ये सिखा सकें कि सीखना कैसे है, लर्निंग टू लर्न जिसको हम कहते हैं बात, वो सिखाया जा सके। चाइल्ड एजुकेशन सोसाइटी का AI को लेके इनिशिएटिव है, जिसमें कि एक पूरा 360 डिग्री अप्रोच है, स्टार्टिंग विद लेसन प्लानिंग along lines of NEP 2020, ट्रेनिंग द टीचर्स, रेडिंग द इक्विपमेंट एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस है और जो उनका कैलिबर है उसके हिसाब से पर्सनलाइज्ड एजुकेशन कैसे डिलीवर कर सकते हैं, ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि कॉम्पिटेंसीज जो डेवलप होनी है वो एक्चुअली में हो रही हैं, ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं दैट वी डोंट लीव एनी चाइल्ड बिहाइंड, इन सब चीज़ों को लेके इनिशिएटिव है। कोलकाता के जोगेश चंद्र चौधरी कॉलेज में सशस्त्र पुलिस बलों की सुरक्षा में सरस्वती पूजा मनाई गई, जबकि दूसरी ओर कॉलेज के अन्य छात्रों ने कॉलेज के बगल की सड़क पर पूजा जारी रखी। साबिर अली नामक एक पूर्व छात्र द्वारा धमकी दिए जाने के दबाव में छात्रों ने पूजा के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और कोर्ट के आदेश के अनुसार विधि छात्रों ने कॉलेज परिसर में पूजा का आयोजन किया। जोगेश चंद्र लॉ कॉलेज परिसर में पूजा के आयोजन को लेकर छात्रों के दो समूहों के बीच हुए विवाद के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कोलकाता पुलिस से ये सुनिश्चित करने को कहा था कि कॉलेज के छात्र पर्याप्त सुरक्षा के साथ पूजा कार्यक्रम आयोजित कर सकें। 29 जनवरी को मामला तब चरम पर पहुंच गया था जब लॉ कॉलेज की छात्राओं ने आरोप लगाया था कि उन्हें पूर्व छात्र साबिर अली के नेतृत्व वाले TMCP के सदस्यों द्वारा कॉलेज परिसर में पूजा आयोजित करने से रोका जा रहा है और यहां तक कि उन्हें बलात्कार की धमकी भी दी गई। इसके बाद एक छात्रा ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से गुहार लगाई और न्यायाधीश ने आदेश दिया कि विद्यार्थियों को त्योहार मनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस सब के बीच प्रिंसिपल पंकज कुमार रॉय के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कॉलेज के छात्रों को कॉलेज परिसर के भीतर पूजा का आयोजन करना चाहिए। उन्होंने पूजा के लिए एक राशि स्वीकृत की, लेकिन छात्रों ने उनकी जानकारी के बिना ही इसे बाहर आयोजित कर दिया। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने राज्य की ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आज कोलकाता में सरस्वती पूजा पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में कराई जाती है। उन्होंने ममता बनर्जी पर व्यंग्य करते हुए कहा कि वो ममता बनर्जी को इस बात के लिए बधाई देते हैं कि उन्होंने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश जैसा बनाने का सपना देखा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिन जगहों पर हिंदू आबादी कम हुई है वहां सरस्वती पूजा के दौरान पुलिस तैनात की जाती है। ये पश्चिम बंगाल की वास्तविक स्थिति है। पश्चिम बंगाल को इस बारे में सोचना चाहिए। कलकत्ता में आज पुलिसी की तत्परता के अंदर मतलब पुलिस को रखकर उसके बाद वहाँ पे सरस्वती पूजा किया जा रहा है। तो मैं इस अवसर पर ममता बनर्जी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने सपना देखा था कि पश्चिम बंगाल को वो धीरे धीरे पश्चिम बांग्लादेश बनाएंगे। तो बांग्लादेश में जैसे पुलिस और आर्मी की सुरक्षा के बीच दुर्गा पूजा होती है और बाकी पूजा भी होनी पड़ती है, उसके बावजूद भी अटैक हो जाते हैं तो मूर्तियाँ तोड़ी जाती है। आज कलकत्ता में भी ममता बनर्जी ने कुछ हद तक उन्होंने सफल हो गया। जहाँ पे भी डेमोग्राफी हिंदू जहाँ पे घट गया है, हर जगह पे सरस्वती पूजा के दौरान पुलिस तैनाती करना पड़ रहा है। ये वास्तविक चित्र है बंगाल का, पूरे बंगाल को इसके बारे में सोचना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं महाकुंभ और तीसरे अमृत स्नान की। तीर्थराज प्रयागराज में चल रहे दिव्य भव्य महाकुंभ में वसंत पंचमी के पर्व पर आयोजित तीसरा अमृत स्नान सोमवार को सकुशल संपन्न हुआ। प्रयागराज की दिव्य धरा पर 13 अखाड़ों के साधु संतों समेत दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की पावन डुबकी लगाई। महाकुंभ में शाम 4 बजे तक लगभग 1,98,00,000 लोगों ने पवित्र आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में अब तक स्नानार्थियों की संख्या ने 36 करोड़ का आंकड़ा पार किया है।
2 फरवरी तक महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने वालों की संख्या 34.90 करोड़ से अधिक थी। उम्मीद जताई जा रही है कि श्रद्धालुओं की संख्या 40 करोड़ को पार कर जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं, हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं किस तरह से वहाँ पर श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा वहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए की गई और काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं आज देखी गई हैं वहाँ पर। और इन व्यवस्थाओं के बाद जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे हैं उनमें भी काफ़ी उत्साह है। और इस सब के बीच महाकुंभ के अवसर पर त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए भूटान नरेश जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक लखनऊ पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका अभिवादन किया। वहीं हवाई अड्डे पर लोक कलाकारों ने विभिन्न प्रस्तुतियों से उनका स्वागत किया। वांगचुक ने भी कलाकारों की हौसला अफजाई की। भूटान नरेश मंगलवार को प्रयागराज महाकुंभ जाएंगे। वो यहाँ संगम पर स्नान व दर्शन पूजन आदि करेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।